Assalamu alaikum. This is Sharik, and today we'll be discussing about addition of vectors. Now see, because वेक्टर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व हैं तो इसकी जो एडिशन है वो सिंपल स्केलर्स की तरह या सिंपल नंबर्स की तरह नहीं होती. तो वी नीड टू हैव अ स्पेशल रूल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द addition of vector, yeah, how vectors are added. The rule is called head to tail rule. Let me write it for you. Head to tail, or you can also call it tip to tail rule. And the rule says, okay, what we need to do, we need to join head of the first vector. For example, this is vector A, head of the first vector to the tail of second. Obviously this part is termed as head and this is tail. So head of the first vector to the tail of second, and then head of the second vector to the tail of third, and so on till your last vector is achieved. For example, we have got only 3 vectors, so the vector joining tail of first to the head of last vector will give you what? This will give you the resultant vector. Let's try to understand with a practical example so that it will become easier for you. For example, we need to move from point A to C, but the path that is being given to us is from A to B and then from B to C. तो अगर मुझे A से C तक जाना है तो what path I need to follow? I need to go from, if I need to go from A to C directly, which path I need to follow? I need to go from A to B and then from B to C. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम ऐड कर रहे होते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे होते हैं, तो एक कॉमन पॉइंट इनमें ज़रूर होता है जिस कॉमन पॉइंट के थ्रू हम अपने रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ जा रहे होते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे एक और जगह पे ए से पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये बी पॉइंट आ गया, फिर सी पॉइंट आ गया और लेट्स से ये डी पॉइंट है. तो अगर मुझे ए से डी तक आना है तो उसके लिए मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा? नाउ अंडरस्टैंड, हमें अगर ए से डी तक डायरेक्ट आना है तो व्हाट विल डू, हमें पहले ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से सी एंड देन सी से डी. ऑब्वियसली मैं ए से डी तक डायरेक्टली नहीं आ सकता क्योंकि मुझे वैल्यूज़ नहीं गिवन. अब आपके पास जब एग्ज़ाम में सवाल आते हैं तो उसमें यूजली इनके मैग्नीट्यूड्स ऊपर आपको इस तरीके से लिख के देते हैं, ए बी सी या पी क्यू आर की फॉर्म में. तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात करूं तो ए से डी तक हम किस तरह से आएंगे? ए प्लस बी प्लस सी. सिमिलरली अगर आपको कहता है कि ए से बी तक एक वेक्टर है, इसकी लेंथ है p, फिर हम c तक आते हैं और इसकी डायरेक्शन c टू b है और ये है q, और मुझे कहता है a टू c फाइंड करके देखें. तो अब देखें हमारा जो बेसिक डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी a टू b एंड देन b टू c. मगर इधर हमें b टू c की नेचुरल डायरेक्शन नहीं दी हुई, हमें दिया हुआ है c टू b. तो ये बात समझिएगा कि बी सी एंड सी बी वैक्टर विल बी नेगेटिव वैक्टर. तो हम अगर इसकी साइन चेंज कर दें, अगर मैं सी बी सी के आगे नेगेटिव लगा दूं तो मेरा पर्पस सर्व हो जाएगा. तो इसका जो आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा p माइनस क्यू, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करें. तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब भी हम वेक्टर्स की सोल्यूशन कर रहे होंगे तो हमने डायरेक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है. सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपको एक पैरेललोग्राम एग्जामिनर बना के दे देता है,
पैरेललोग्राम बना के दे देता है। अब जब पैरेललोग्राम उसने बना दिया तो एक चीज़ पहले ही डिफाइन हो गई कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे और इक्वल इन लेंथ भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ए से बी, बी से सी और डी इस तरीके से एक वेक्टर बना के देता है। इसकी वैल्यू बोलता है p है और इसकी वैल्यू q है, और वो मुझे कहता है कि मुझे ए सी निकाल के दिखाएं। अब देखें ए सी के लिए हमारे पास दो पाथ्स बन रहे हैं, या तो मैं ए से बी आऊँ और फिर बी से सी जाऊँ, ए टू बी एंड देन बी टू सी, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा p प्लस क्यू। ऑब्वियसली ये हमें वेक्टर निकालना था। और एक और पाथ भी हमारे पास बन रहा है। वो पाथ क्या बन रहा है कि ए से सी आने के लिए अदर पाथ क्या बनेगा, ए टू डी एंड देन डी टू सी। इस पाथ की भी अगर मैं वैल्यू देखता हूँ, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर हैं, तो अगर बी टू सी क्यू है तो ए टू डी भी क्यू ही होगा, और अगर ए टू बी पी है तो डी टू सी भी पी होगा, तो भी इसका आंसर p प्लस क्यू ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सवाल में मुझे कह दे कि फाइंड डी बी, तो डी बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने डी से स्टार्ट करना है एंड वी नीड टू कम टू बी। अब देखें डी से बी के लिए भी मैं वही पास बना सकता हूँ कि पहले मैं डी से सी आऊँ और फिर सी से बी आ जाऊँ। अभी फिर समझिएगा बात कि जब हम डी से सी जाएंगे तो क्योंकि हम नेचुरल जो पाथ गिवन है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जब हम सी से बी आ रहे होंगे तो ऑब्वियसली वी आर मूविंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब जो हमारी वैल्यू होगी वो नेगेटिव की हो जाएगी। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह दे कि m इज़ अ पॉइंट, m is let's call it midpoint, m is midpoint of let's say D C, और आगे मुझे क्या दे कि फाइंड ए एम। तो अब ए एम कैसे निकालेंगे, समझिएगा बात। अगर m मिड पॉइंट है तो मतलब ये पूरी लेंथ 1/2p और 1/2p में ब्रेक डाउन हुई हुई है। अगर मैं अब a से m तक आता हूँ तो a से m के लिए मेरे पास क्या वेक्टर बन जाएगा, a से d एंड देन d से m, a to d एंड देन d to m, which will become which will become q plus half of p. So this is the easiest way to solve these vectors, but one thing you need to अंडरस्टैंड कि हमने डायरेक्शंस को फॉलो करना है। जब तक हम डायरेक्शन सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम डायरेक्शंस को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, हमारे आंसर्स सही नहीं आएंगे। इसी तरीके से कभी कभार आपको कॉलम वेक्टर बना के दे देता है। फॉर एग्जांपल आपको कॉलम वेक्टर देता है ए बी विच इज़ फॉर एग्जांपल 2 - 3 एंड बी सी विच इज़ 6 4, और आपको कहता है ए सी निकालें। तो अब थोड़ा सा आपको दिमाग में ये मैप करना पड़ेगा कि हम जब भी ए से सी आएंगे तो हमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट्स चाहिए। तो देखें हम यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर ए से बी तक आए एंड देन वी मूव फ्रॉम बी टू सी। तो जो इसका आंसर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि ए प्लस बी, ए टू बी एंड देन सॉरी ए टू बी एंड देन बी टू सी, विच विल बिकम 2 - 3 + 6 4. So the resultant will become 8 1. This will be your required answer. Similarly आपको एक वेक्टर दे दे PQ which is let's say 2 3, QR which is -1 -5 and then RS which is let's say 7 4, और आपको एग्जामिनर पूछता है कि फाइंड PS। तो व्हाट विल डू, हमें पहले P से Q आना पड़ेगा, फिर Q से R एंड देन फ्रॉम R टू S। ये देखें अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप छोटी सी फिगर भी बना सकते हैं ताकि आपको मैप करना आसान हो जाए कि फर्स्ट विल मूव फ्रॉम P टू Q, देन Q टू R एंड देन
R to S in order to find from P to S. तो जब तक हम एग्जैक्ट डायरेक्शंस फॉलो नहीं करेंगे हमें आंसर्स में मसला होगा. तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस -1 -5 प्लस 7 4. तो द आंसर विल बिकम 1 and then 8 minus 2 and then 2. This will be your required answer. Similarly अगर थोड़ी सी changes आ जाएं इसमें, let's say 1 2 and then let's say PQ and then RS will be 5 8. अब समझिएगा, अगर मुझे P से Q और P से S निकालना है, मुझे यहाँ पर P कहता है कि फाइंड PS. तो PS फाइंड करने के लिए देखें अगेन एक छोटी सी फिगर अगर दिमाग में मैप नहीं कर सक रहे तो हम इस तरीके से मैप कर सकते हैं कि P से Q. अब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं R से Q तक आऊँ, मुझे Q से R तक जाना पड़ेगा अगर मुझे नेचुरल डायरेक्शन फॉलो करनी है. तो ये बात समझिएगा कि QR एंड RQ विल बी नेगेटिव वेक्टर. तो क्योंकि मुझे PS निकालने के लिए P से Q जाना पड़ेगा, देन फ्रॉम Q टू R आना पड़ेगा. तो QR एंड RQ विल बी नेगेटिव वेक्टर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की साइन चेंज कर देंगे ताकि हमारा जवाब निकालना इजी हो जाए. QR प्लस RS. Now what we'll do, we'll add them up. 1 2 plus -5 -6 plus 5 8. And then what we'll do, we'll add them up. But this will become 0 and then 1. This will become 2 and 2 4. So this will be your required answer. अच्छा, अब एग्जामिनर एडिशन के साथ साथ आपको ये भी कह सकता है कि भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल अगर वो इसी सवाल को कह दे कि फाइंड दिस, तो दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस 16 विच विल बी √17. इसी तरीके से अगर वो आपको कहे कि भाई ग्रेडियंट निकाल के दिखाएं तो ग्रेडियंट विल बी 4/1 और 4. तो दिस इज़, या अगर आपको वो एंगल पूछे कि भाई एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 4. तो अगर इन सब सवालों में से कुछ भी पूछे तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो दैट्स इट, दैट्स सिंपली एडिशन ऑफ वेक्टर. इसी तरीके के सवाल आपके पास एग्ज़ाम में आते हैं और कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं जो हम जब रैप अप वीडियो बना रहे होंगे तो उसमें इंशाल्लाह करेंगे. दैट्स इट, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन.